अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉल्स हाउस जो प्ले है उसके थीम्स। लेट्स स्टार्ट। डॉल्स हाउस। आज की वीडियो में हम इसके डॉल्स हाउस के जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर थीम्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थीम है ना वो है मटीरियलिज़म। ये थीम तकरीबन वी कैन सी दिस थीम ड्यूरिंग द होल प्ले। हम पूरे प्ले में इस थीम को देख सकते हैं। ये तकरीबन हर जगह शो हो किया गया है इस थीम को। मेनी करैक्टर्स रिप्रेजेंट दिस थीम। बहुत से करैक्टर्स हैं जो कि इस थीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें एग्जांपल्स में तो टॉलरेड जो कि हस्बैंड था नूरा का, वो इस थीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ही थिंक्स दैट मटीरियल गेन इज़ एवरीथिंग। वो समझता है कि जो मटीरियल गेन है ना वही सब कुछ है। ही प्रेफर बिजनेस लाइफ ओवर मैरिज लाइफ। वो ना बिज़नेस लाइफ को प्रेफर करता है और मैरिज लाइफ। वो समझता है कि हमें चाहिए कि हम बिज़नेस पे फोकस करें, बिज़नेस लाइफ को मैनेज करें, मैरिज लाइफ को गई भाड़ में, वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएगी। वो समझता है कि ही कंसिडर फाइनेंशियल गेन एवरीथिंग। वो समझता है कि जो फाइनेंशियल गेन है ना, जो पैसा है वो हर चीज़ का हल है, वो हर चीज़ हमें देता है, वो सब कुछ है। फाइनेंशियल गेन इज़ एवरीथिंग। ये थी टॉलरेट की एग्जांपल जो समझता है कि जो मटेरियल गेन है वो सब कुछ है। उसके बाद नोरा वैसे तो एक हाउसवाइफ होती है, लेकिन वो समझती है कि अगर मैं भी पैसा कमाना शुरू कर दूँ ना, मतलब अगर मैं भी कोई जॉब करूँ या मेरे पास ये पैसे हों, मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, तो उसके बाद ना जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे मोहब्बत करेंगे और मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे। मतलब उसकी थिंकिंग इस तरह की बन गई है। वो समझती है कि जो अगर मेरे पास मटेरियलिज्म चीज़ें आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, वेल्थ आ जाएगी, तो जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, वो मुझसे मोहब्बत करेगी और मेरी इज़्ज़त करेगी। मतलब एक तरह से वो भी समझ रही है कि जो पैसा है ना वो सब कुछ है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टाइन लिंडे जो है ना वो वैसे मोहब्बत करती होती है एक रॉकस्टर से, लेकिन वो उससे शादी नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो रॉकस्टर होता है ना वो गरीब होता है। पहले वो उससे मोहब्बत करती रहती है, लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उसकी फैमिली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है उसकी, और उसकी जो उसके फादर नहीं होते, उसको अपने भाइयों की भी परवरिश करनी होती है, अपनी माँ का भी इलाज करवाना होता है। तो वो उसको कहती है कि तुमसे शादी नहीं करूँगी मैं। फिर वो किसी अमीर शख्स से शादी कर लेती है जो कि बहुत अमीर होता है और बहुत वेल्थी होता है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि क्रिस्टाइन लिंडे ने ना लव को प्रेफर नहीं किया, उसने प्रेफर किया वेल्थ को, मनी को। वो समझती है कि अगर मनी मेरे पास हो गया तो मैं सब मेरे प्रॉब्लम्स का जो हल है ना वो सिर्फ पैसा है। अगर पैसा मेरे पास होगा तो मैं अपनी माँ का इलाज करा सकती हूँ, अपने भाइयों की परवरिश कर सकती हूँ, एक अच्छी लाइफ गुजार सकती हूँ। तो क्रिस्टाइन लिंडे आल्सो प्रेफर वेल्थ मनी ओवर रियल लव। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे इन लोगों के लिए पैसा सब ज़रूरी है, मोहब्बत या लव या इज़्ज़त या मैरिज ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये था इसका पहला थीम, मटीरियलिज्म। अब हम चलते हैं सेकंड थीम की तरफ जो कि है कन्वेंशनल मैरिज, एक रवायती शादी। आजकल हम देखते हैं कि अगर हम पास्ट टाइम की और मॉडर्न टाइम की बात करें तो जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले जो था ना वो ये होता था कि जो हस्बैंड है ना वो तो एक किस्म का खुदा बना होता है वाइफ के ऊपर। वो समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं इसका बॉस हूँ और ये मेरी एम्प्लॉय है और मुझे इसको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकता हूँ मैं कर सकूँ, और जो मैं करूँगा या आगे से कुछ नहीं बोलेगी, ये हर बात मेरी मानेगी। और जो वाइफ है ना इसका कोई ओपिनियन नहीं है, इसकी कोई खुशी नहीं है, इसकी कोई डिज़ायर्स नहीं है। जो मैं कहूँगा इसको करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ। और जो शादी थी ना इनकी टॉलरेट की और नोरा की, ये भी एक कन्वेंशनल मैरिज थी जिसमें ये था कि इसका जो हस्बैंड है वही सब कुछ है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो उसको डांटता है नोरा का अगर वो कोई गलत काम कर रही है, उससे कोई गलती हो गई है। इवन कि अगर वो क्रिसमस पार्टी पे कुछ गिफ्ट्स ले आई है अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, तो वहाँ पे भी उसको डांट रहा है, उसको मतलब डरा रहा है और कह रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो, तुम ये हो। उसे ताना दे रहा है कि तुम्हारा बाप ही इस तरह था, तुम भी ऐसी हो। मतलब कि वो दिखाया गया है कि वाकई एक कन्वेंशनल मैरिज को दिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे हस्बैंड जो होता है ना वो अपनी बीवी के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर रूल करता है। और इन दोनों की शादी भी इस तरह की थी और यहाँ पे इसी थीम को दिखाया गया है। और यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कैसे जो वाइफ है ना वो दबकी रहती है अपने हस्बैंड से, और वहाँ पे वो अक्सर जगह डर रही है उससे। उसे ये है कि अगर फलां मेरी बात है अगर उसको पता चलेगी तो वो मुझे ऐसे करेगा, मुझे डांटेगा, मुझे बदतमीज़ी करेगा, ये करेगा, मिसबिहेव करेगा। तो मतलब अक्सर जगह दिखाया गया है कि उसकी जो वाइफ है ना वो अपने हस्बैंड से डर भी रही है और वो उसके मिसबिहेवियर से बहुत तंग आ गई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो कन्वेंशनल मैरिज है जिसमें हस्बैंड जो है वो सब कुछ है और उसने उसकी बात माननी ही माननी है। तो यहाँ पे ये थीम को भी दिखाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है लव।
लव दिखाया गया इस प्ले में। जो मेजर कैरेक्टर्स हैं ना जो लव को शो कर रहे हैं वो इसको क्रॉक्स्टेड है, नोरा है और क्रिस्टाइन लिंडे है। दिखाया गया है कि हम देख सकते हैं इस नावल में कि जो नोरा है ना वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और एंड पे दिखाते हैं कि वो इतनी मोहब्बत करती है कि वो चाहती है कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, ताकि मेरे जो हस्बैंड की जो रेपो है, जो रेपुटेशन है ना, वो कायम रहे। उसके बाद दिखाया गया है कि कैसे क्रिस्टाइन लिंडे भी उससे मोहब्बत करती होती है। यहाँ पे ये बात नहीं कर रही मैं कि रियल लव है या फेक लव है, लेकिन सिर्फ लव की बात हो रही है। तो क्रिस्टाइन लिंडे ने भी लव किया था, बेशक उसका मतलब एंड टाइम पे उसकी सिचुएशन इस तरह की हो गई थी कि उसने छोड़ना पड़ गया था क्रॉस्टेड को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। और क्रॉस्टेड इतना नहीं था कि वो इसकी सब प्रॉब्लम्स का हल कर सकता, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता। तो उस टाइम पे उसके लिए यही बेटर था कि वो उसको छोड़ दे और किसी और को चूज़ कर ले। तो जो क्रिस्टाइन लिंडे थी ना वो भी लव करती थी क्रॉक्स्टेड से। और उसके बाद थर्ड जो करेक्टर है वो है क्रॉक्स्टेड, जो कि लिंडे से लव करता था। तो यहाँ पे इस प्ले में इन 3 लोगों के लव को दिखाया गया है, क्रॉक्स्टेड के लव को, क्रिस्टाइन लिंडे के और नोरा के। इसके बाद है डिसीट। डिसीट का जो थीम है इसके बाद ये आता है, डिसीट मतलब धोखा, कि कैसे कैरेक्टर्स ने दूसरे को धोखा दिया है। इसमें अगर देखें हम एग्जांपल्स में तो पहला जो एग्जांपल है वो है क्रॉक्स्टेड की। दिखाया गया प्ले में कि जो क्रॉक्स्टेड था ना वो और जो टॉर्वर्ड था, ये दोनों बैंक में जॉब करते थे। टॉर्वर्ड जो था वो सीनियर था, क्रॉक्स्टेड जूनियर था। और अगर हम बात करें डिसीट की तो प्रॉपर ये नहीं बताया गया कि कैसे और कहाँ दिया, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि क्रॉक्स्टेड ने ना टॉर्वर्ड को धोखा दिया था बैंक में किसी काम के प्रोसेस में, किसी डॉक्यूमेंटेशन में। इसके बाद जो सेकंड जो डिसीट है वो है नोरा का डिसीट। स्टार्ट में दिखाते हैं कि नोरा ने ना एक टाइम पे ना जब उसका हस्बैंड बीमार हो गए थे टॉर्वर्ड, तो वहाँ पे उसने किसी से अपने हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे लिए थे, उधार लिए थे। और वहाँ पे उसने ना अपने जो फादर है ना उसके सिग्नेचर किए थे, फेक सिग्नेचर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि उसने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई थी कि मैंने पैसे उधार लिए हैं। तो इस तरह नोरा ने भी अपने हस्बैंड को धोखा दिया है। इसके बाद जो फिफ्थ थीम है ना, जो 5वां थीम है वो है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। इस प्ले में इन दोनों थीम्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कैसे इंडिविजुअल और सोसाइटी में कैसे डिफरेंस होता है, कैसे ये लोग ये चीज़ें कंट्रास्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जो नूरा है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडिविजुअलिज्म को, और जो उसके आसपास के जो उसके लोग हैं, जो फैमिली है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी को। नूरा रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे वो स्ट्रगल करती है अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ताकि वो सोसाइटी से उसको बचा सके। सोसाइटी का जो प्रेशर है ना वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूर करता है कि वो स्ट्रगल करे, वो बातें छुपाए, ताकि उसके जो सोसाइटी है ना वो उसके हस्बैंड को बुरा भला ना कहें, उसके हस्बैंड की जो रेपुटेशन है ना वो बरकरार रहे। तो वो बहुत कोशिश कर रही होती है अपने हस्बैंड को, खुद को सोसाइटी से बचाने के लिए। उसके वो कहती है कि अगर मतलब जो सोसाइटी है उसको पता चल गया कि मैंने फेक सिग्नेचर किए हैं, या मैंने मनी उधार ली है अपने हस्बैंड के इलाज के लिए, या फिर मैं जॉब कर रही हूँ, तो लोग बहुत बुरा भला समझेंगे और मेरे हस्बैंड को कहेंगे तुम्हारी वाइफ ऐसी है, तुम्हारी वाइफ ऐसी है। तो वो कोशिश कर रही होती है कि मैं बातें छुपाऊँ ताकि सोसाइटी को ना पता चले और ना वो मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन को ख़राब करें। असल में जो ये प्ले है ना ये एक फ़ाइट है, फाइट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इन दोनों के दरमियान फ़ाइट है। फाइट के एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि एंड पे ना नूरा ये फैसला करती है कि वो अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को छोड़ देगी और यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। तो अगर हम उस टाइम की बात करें जब प्ले लिखा गया है ना, तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ा फैसला था एक वुमन का, क्योंकि वुमन को कभी भी नहीं सोचा जाता था कि कभी अपने हस्बैंड को छोड़ेगी। हमेशा से यही होता है कि हस्बैंड ने छोड़ा है वाइफ को, वाइफ ने कभी अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल मैरिज होती थी और जो वाइफ थी ना उसका कोई रोल था ही नहीं शादी में। तो यहाँ पे नूरा ने बहुत बड़ा फैसला किया था अपने हस्बैंड को छोड़ने का, और ये बहुत हिम्मत वाला काम था जो कि सोसाइटी को अगेंस्ट जाके उसने किया था। तो हम कह सकते हैं कि ये सोसाइटी और इंडिविजुअलिज्म के दरमियान एक फ़ाइट है। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है मनी एंड वर्क। मनी एंड वर्क का थीम इस प्ले में इस तरह यूज़ हुआ है कि हम कह सकते हैं कि जो टॉलवर्ड था ना, उसका जो मिसट्रीट था या मिसबिहेवियर था अपनी वाइफ से, उसकी एक वजह मनी एंड वर्क थी। वो किस तरह? वो इस तरह के जो टॉलवर्ड था ना वो तो जॉब करता था बैंक में और एक पैसा कमाने वाला शख्स था, जबकि उसकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी। तो हो सकता है कि वही समझता हो कि मैं तो पैसा कमाता हूँ और जो मेरी वाइफ है वो तो आराम से घर बैठी हुई है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर बोझ है। तो इसी वजह से वो उससे मिसबिहेव करता था और इसी वजह से वो मतलब उससे डांटता था और पैसा खर्च करने पे या फिर फजूल खर्ची करने पे। और वो समझता था कि मैं सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ और मेरी वाइफ है ना वो इन्फीरियर है।
और अगर हम देखें विक्टोरियन एज में, तो विक्टोरियन एज में ना वुमेंस को जॉब मिलती ही नहीं थी। वो अगर कोशिश करके कहीं मिल भी जाती थी ना, तो उसकी जो पे होती थी ना वो बहुत कम होती थी एज़ कम्पेयर टू मैन। फॉर एग्जांपल अगर एक जॉब है, अगर वो जॉब मेल कर रहा है तो उसकी पे हाई होगी, अगर वही काम वुमन कर रही है ना तो उसकी पे कम होगी। तो यहाँ पे दिखाया गया इनजस्टिस बिटवीन वुमेन एंड मैन, किस तरह मैन और वुमेन में कंट्रास्ट पैदा किया गया है थ्रू इनजस्टिस या थ्रू इन चीज़ों को पैदा करके। तो यहाँ पे इस तरह यूज़ हुआ है मनी एंड वर्क का। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है मैस्कुलिनिटी। इस प्ले में ये भी दिखाया गया है कि कैसे मेल डोमिनेंसी है इस प्ले में। टॉलवर्ट जो है वो डोमिनेंट है ओवर हिज वाइफ, ओवर हिज वूमेन, और यही दिखाया गया है कि मेल जेंडर वाज टू पावरफुल एंड डोमिनेंट बिकॉज ऑफ इट्स वुमेन वर सप्रेस्ड एंड इंटेंशन। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे जो था ना मेल मेंबर वो कैसे पावरफुल था, कैसे डोमिनेंट था अपनी वाइफ पे, और वो तो अपनी तरफ से बहुत खुश था कि मैं डोमिनेंट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। लेकिन जो उसकी वाइफ थी ना, जो साथ रहने वाले उसके लोग थे या साथ रहने वाली जो वुमेंस थी, वो इनकी डोमिनेंसी की वजह से परेशान थी, सप्रेस थी, टेंशन में थी, स्ट्रेस थी। तो यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया है कि अगर हम मतलब इक्वालिटी ना हो, मैस्कुलिनिटी हो, या तो कैसे अगर एक शख्स की डोमिनेंसी हो, दूसरा शख्स कैसे उससे टेंस रहता है या सप्रेस रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। इस प्ले में अपीयरेंस कुछ दिखाई गई है और रियलिटी कुछ और थी। अगर हम एग्जांपल से स्टार्ट करें तो पहली एग्जांपल है नोरा की। नोरा को स्टार्ट में दिखाया गया कि चाइल्डिश है, मनी को स्पेंड कर रही है, सिली है, फुलिश है, मतलब कि वो बचकाना हरकतें कर रही है। लेकिन जैसे जैसे हम प्ले को पढ़ते हैं, जैसे जैसे प्ले एंड होता है, तो हम देखते हैं कि बल्कि नोरा एक फुलिश नहीं है, वो चाइल्डिश नहीं है, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल है, वो स्पोर्टिव है, वो हार्ड वर्किंग है। कैसे उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया जब वो बीमार था, कैसे उसने चीज़ों को हैंडल किया। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो क्रॉकस्टेड की। क्रॉकस्टेड को दिखाया गया स्टार में कि वो एविल है, वो ब्लैकमेलर है, वो लोगों को तंग कर रहा है, वो नूरा को तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन एंड पे दिखाते हैं कि वैसा नहीं था, वो एक लवर था, वो प्यार करने वाला शख्स था, उसने मोहब्बत की थी क्रिस्टाइन लिंडे से। तो ये भी एक मतलब कंट्रास्ट है रियलिटी और अपीयरेंस में, दिखाया कुछ गया है और रियलिटी कुछ और थी। इसके बाद हम देखें टॉलवर्ट को, तो टॉलवर्ट प्रिटेंड करता है कि वो अपनी वाइफ से मोहब्बत करता है, उसे लव करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन हम प्ले अगर पढ़ें तो हम देखते हैं कि इसकी बिल्कुल उल्ट है, रियलिटी कुछ और है। वो खुद को डोमिनेंट समझता है, वो खुद को सुपीरियर समझता है, वो मिसट्रीट करता है, वो मिसबिहेव करता है, वो कभी भी अपने वाइफ से लव नहीं करता, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है कि मैं लव करता हूँ। तो ये भी कंट्रास्ट है रियलिटी और अपीयरेंस का। और अगर हम इसी की एक और एग्जांपल देखें अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की, तो वो ये है कि स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि जो क्रॉकस्टेड और जो क्रिस्टाइन लिंडे है ये लवर थे। बल्कि ये अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें रिवील होता है कि स्टार्ट में कैसे ये लवर थे, फिर कैसे ये सेपरेट हुए हैं और फिर कैसे दोबारा मिले हैं। तो ये भी अपीयरेंस और रियलिटी का कंट्रास्ट है कि पहले बिल्कुल नहीं बताया गया इनके लव के बारे में, कोई बात नहीं की गई। जबकि ये भी दिखाया गया है कि जब पहली बार फर्स्ट सीन में देखते हैं हम कि जब लिंडे पूछती है उससे नूरा से कि ये कौन है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो अनजान बन के वो पूछ रही है कि मैं जानती नहीं हूँ, मुझे बताओ ये कौन है। तो यहाँ पे दिखाया गया कैसे हमें बताया गया चीज़ें, लेकिन कैसे थी, रियल क्या था और अपीयरेंस क्या थी। इसके बाद जो लास्ट मेजर और इम्पॉर्टेंट थीम है वो है सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन। इस प्ले में दिखाया गया है कि जो वुमेन है वो कैसे कुर्बानी दे रही है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, या अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए। इसकी हम अगर एग्जांपल देखें तो पहले जो एग्जांपल है वो नोरा की है। स्टार्ट में दिखाया गया है कि कैसे वो कंप्रोमाइज़ कर रही है, वो अपने हस्बैंड के मिसबिहेवियर को कैसे बर्दाश्त कर रही है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के प्रेशर से बचने के लिए कि सोसाइटी ये ना कहे कि ये ऐसी है, इससे मतलब अपना घर चलाना नहीं आ रहा, या फिर ये अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, अपने हस्बैंड को संभाल नहीं सकती। इन सब बातों से बचने के लिए वो कैसे घर में बंद होकर रह गई है, वो कैसे कंप्रोमाइज़ कर रही है, चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही है। और ये दिखाया गया है कि कैसे वुमेन सर्वाइव करती है, सेक्रीफाइस करती है अपनी फैमिली के लिए। पहले एग्जांपल तो यही है। दूसरी एग्जांपल दिखाई गई है लिंडे की, कि लिंडे ने कैसे मतलब कि स्टार्ट में दिखाया गया है कि वो मतलब स्टार्ट में तो नहीं, मतलब एंड में बताते हैं कि वो लवर थी क्रॉकस्टेड की, और फिर उसने सर्वाइव किया, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए उसे छोड़ दिया था। तो इस थीम सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन में दिखाया गया है कि कैसे एक वुमेन नूरा
अपनी फैमिली को छोड़ नहीं रही है, अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं रही है ताकि वो सोसाइटी के प्रेशर से बच सके, ताकि वो अपनी चीज़ों को हैंडल कर सके। जबकि दूसरी जो वुमेन है लिंडे, उसने अपने लवर को, अपने लव को छोड़ दिया है, सेक्रीफाइस कर लिया है ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे इस तरह वुमेन्स का सेक्रीफाइस दिखाया गया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डॉल्स हाउस के थीम्स डिस्कस किए हैं। पहला थीम था मटेरियलिज्म, सेकंड था कन्वेंशनल मैरिज, थर्ड था लव, 4 डिसीट, 5 इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, 6 मनी एंड वर्क, 7 मैस्कुलिनिटी, 8 अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड 9 एंड लास्ट सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन। उम्मीद है आपको इसके थीम्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.